ओके, तो थोड़ा सा लेक्चर में ब्रेक आ रहा था हियर एंड देयर, मे बी होपफुली अभी सब कुछ ठीक चलेगा। कंटिन्यू करते। तो देखो, ये बी वेक्टर जो है इसमें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्स की दिशा में 2 चला होगा, वाई की दिशा में 3 चला होगा और जेड की दिशा में 4 चला होगा। ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब अब मैं आपको समरी देने वाला हूँ, है ना। ये सब बकवास मैंने इसीलिए करी। इसका मतलब ये है कि हर वेक्टर के अंदर हर वेक्टर के अंदर 3 कंपोनेंट होते ही होते हैं। एक एक्स का कंपोनेंट, एक वाई का कंपोनेंट और एक जेड का कंपोनेंट। समझ में आ रहा है आपको? हर वेक्टर के अंदर 3 कंपोनेंट छुपे होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है एक्स का कंपोनेंट, मतलब उस वेक्टर को एक्स की दिशा में कितना खींचा गया है। वाई का कंपोनेंट मतलब उस वेक्टर को वाई की दिशा में कितना खींचा गया है या कितना चलाया गया है, वॉट एवर। या जेड की दिशा में कितना उसको चलाया गया है। तो क्या सीखा अपन ने आज? हर वेक्टर में 3 कंपोनेंट होते हैं, जो कि अपने को फिजिक्स की दुनिया से आता था सब कुछ। अब आपको अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होता है तो वो हम जानते हैं। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होता तो कैसे लिखते थे? कोई भी मुझे एक बार अनम्यूट करके बताइए, कैसे लिखते थे मैग्नीट्यूड? वेक्टर बाय मॉड। नहीं 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 नहीं, वो तो कैप होता है। अंडर रूट ऑफ हाँ, कंपोनेंट का स्क्वायर का एडिशन। बिल्कुल। जैसे कि अगर आपको इस वेक्टर एक रफ में लिख रहा हूँ, मैं मिटा दूंगा इसको। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना तो आप कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ सारे कंपोनेंट के स्क्वायर का सम, ए वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। ये आता है अपने को। मैं बिल्कुल भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक जगह भी आपको यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखवाया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर करके। जो आता है उसमें मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है। और जैसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका एक्स कॉम्पोनेंट 2 है, वाई कॉम्पोनेंट 3 और जेड कॉम्पोनेंट 4 है। देख रहे हो? आपको ये मार्कर दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इज दैट ओके? अच्छा, तो ये आ जाएगा आपके पास वेक्टर का कंपोनेंट। दरवाजा तोड़ने वाली बात पे हंसी आ रही है अभी। तो ये हो गया वेक्टर का कंपोनेंट, सॉरी मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। मैग्नीट्यूड निकालते अपने को आता है। अब मैं आपको है ना काम की चीज सिखाता हूँ, यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? पहली बात तो मैथमेटिकली उसका मीनिंग क्या होता है वो अपन बताएंगे। अच्छा, देखिए, मान लो मेरे पास एक वेक्टर इस तरह से है, आई हैव अ वेक्टर इन दिस मैनर, है ना। अगर मैंने मान लो एक लड़के से पूछा, उस लड़के का नाम विवेक है। मैंने विवेक से पूछा कि बताओ भाई विवेक, ये वाला वेक्टर जो है, अगर इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज ए वेक्टर, बताइए इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। तो विवेक ने क्या करा कि वो एक मेजरिंग टेप लेकर आया, उसने इस वेक्टर की लंबाई मेजर करी और उसने बोला कि सर इसकी जितनी लंबाई है इतना ही उसका मैग्नीट्यूड होगा, है ना। और अगर आपको इतनी ही चिंता है मैग्नीट्यूड निकालने की तो वो अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर से भी किया जा सकता है। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आपने इसकी लंबाई बता दी, वेरी गुड। लेकिन क्या आप इस वेक्टर की दिशा भी बता सकते हैं? क्या आप इस वेक्टर का डायरेक्शन बता सकते हैं? विवेक थोड़ा सा परेशान हुआ, उसने बोला कि यार दिशा तो मैं बता दूंगा, मेरे को दिख रहा है, जहां पर एरो है वहां पर दिशा है। सिंपल सी बात है भाई, जहां पर एरो पॉइंट कर रहा है वहां पर दिशा है। अपन आंख के अंदर थोड़ी है कि अपने को दिख नहीं रहा है। तो विवेक ने बोला कि सर देख लो ना, क्या ये जहां पर एरो है वहां पर इसकी दिशा है ना। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात यहाँ पर भी सही है कि जहां पर एरो है वहां पर उसकी दिशा है, लेकिन अच्छे से बताओ यार, ये कोई तरीका थोड़ी हो बताने का कि सर वो रहा है डायरेक्शन। तो फिर उसने बोला कि सर ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कहीं ना कहीं दिशा हो सकती है। ये उसने एक तरीका बताया। मैंने कहा कि ठीक है, थोड़ा सा कन्विंसिंग लगा मेरे को सुन के। ईस्ट और नॉर्थ के दिशा में, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कहीं इसकी दिशा हो सकती है ना। लेकिन ना मेरे को और अच्छा तरीका चाहिए, परफेक्ट तरीका, कि अगर मैं इस वेक्टर की दिशा एक बार में बता पाऊं। ठीक है। उसके लिए यूज होता है यूनिट वेक्टर। उसके लिए यूज होता है यूनिट वेक्टर। सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं मैं आपको वो बताता हूँ। यूनिट वेक्टर हम ऐसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर, क्योंकि हेडिंग वही है ना यूनिट वेक्टर की, थोड़ा सा अपने लेक्चर में ब्रेक आ रहा था हियर एंड देयर, बट ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या मतलब होता है कि आपने वेक्टर को डिवाइड कर दिया है उसी के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड को अपन ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर है, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि आपने वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर में आराम से निकाल लूंगा। देखिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब अंडर रूट ऑफ 3। खत्म। दिस इज द यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है यूनिट वेक्टर का वो मैं आपको समझाऊंगा, बट इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अपने को पहले से आता है, नहीं भी आता तो अभी सीख लो। ये जो वेक्टर है अपने पास, वेक्टर बी,
इसको डिवाइड कर दिया जाएगा उसी के मैग्नीट्यूड से। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि फिर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड अगर मैंने कर दिया, मतलब अंडर रूट ऑफ, बताइए कितना हो जाएगा, 4 और 9 13, 13 और 16 कितना हो जाएगा, 29। ठीक है ना। ओके, तो 29 के अंडर रूट से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। हम सब जानते हैं कि यूनिट वेक्टर ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक बहुत ही गजब का हथियार। ये जो ए वेक्टर है ना, इस ए वेक्टर की लेंथ, इस ए वेक्टर की लेंथ हम लोग मान लेते हैं कि √3 है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, अंडर √3, मतलब 1.73 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली। इसकी लंबाई जो है 1.73 यूनिट से अप्रोक्सीमेटली। लेकिन इस ए वेक्टर के दिशा में एक और वेक्टर में खोज सकता हूं जो कि 1 यूनिट का हो। समझ रहे हो आप? मैं इसी वेक्टर को अगर, या इसी वेक्टर के का 1 यूनिट का हिस्सा कर देता हूं, ये तो 1.7 यूनिट है, ये तो पूरा 1.7 यूनिट है, लेकिन इसका अगर मैं 1 यूनिट का हिस्सा कर देता हूं, जस्ट 1 यूनिट का, तो भी मेरे को एक वेक्टर मिलेगा। वो वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर ये वाला वेक्टर होता है। ठीक है, उस वेक्टर का एक्चुअल में वो वेक्टर क्या होगा, 1/√3 i कैप, 1/√3 j कैप, 1/√3 k कैप। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर की दिशा में अगर आपको 1 यूनिट का, एक लंबाई का वेक्टर का ढूंढना है, तो वो आप वैसे ढूंढोगे। उसका मतलब होता है ये। अब इस वेक्टर का यूज क्या होता है, इस वेक्टर का यूज होता है डायरेक्शन बताने में। जैसे कि विवेक कंफ्यूज हो रहा था ना कि सर एरो का डायरेक्शन देख लो ना, या ईस्ट और नॉर्थ के बीच में देख लो ना, अब आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा। अब आप क्या बोलोगे कि सर ए वेक्टर का डायरेक्शन a कैप, खत्म। खत्म, ए वेक्टर का डायरेक्शन a कैप, मतलब उसका जो यूनिट वेक्टर है उसी को अपन डायरेक्शन बताने में यूज करेंगे आज के बाद। कहने का मतलब ये है कि जो a कैप है दैट इज 1/√3 i कैप, 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। अब ये जो मैंने आपके सामने वेक्टर लिखा है, यही इसका डायरेक्शन है। कहने का मतलब ये हो गया कि सर अगर आप एक्स एक्सिस पर 1/√3 i कैप चलते हो, वाई एक्सिस पर 1/√3 i कैप चलते हो, और जेड एक्सिस पर भी 1/√3 i कैप चलते हो, तो आपको जो वेक्टर हासिल होगा, उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन इस ए वेक्टर का है। फिर से सुनो मेरी बात, अगर आप एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर, तीनों पर 1/√3 1/√3 1/√3 यूनिट चलते हो, तो आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होगा ऐसे बीच में, उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो दिशा होगी, वही दिशा इस ए वेक्टर की भी है। समझ में आ रहा है? तो ये दिस इज वैलिड फॉर एनी वेक्टर। ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर एनी वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होता है, उसका नाम यूनिट इसीलिए है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। पहली बात तो उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। और यूनिट वेक्टर का जो एरो होता है ना, वही असल वेक्टर का, वही ओरिजिनल वेक्टर का भी एरो होता है। तो हम क्या करते हैं, जो लाल वाला वेक्टर है ना, इसको यूज कर लेते हैं दिशा बताने के लिए, कि भाई इसके दिशा में जो भी आपको डायरेक्शन दिख रहा है, वही डायरेक्शन है। तो कल को अगर मेरे को आके कोई बोलता है कि ये वाला डायरेक्शन है ना, कोई भी आउट ऑफ नो वेयर आया और मैं रेगिस्तान में खो गया हूँ, उसने मेरे को बोला कि 1/√3 i कैप प्लस 1/√3, ऐसे रेगिस्तान में खोने पे तो आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यूज करना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि हमारा फ्लैट सरफेस नहीं होता ना, अर्थ इज नॉट फ्लैट। बट ठीक है, मान लेते हैं अर्थ इज फ्लैट। मेरे को इसके लिए यूट्यूब बैन भी कर सकता है, लेकिन मान लेते हैं अर्थ इज फ्लैट। तो उस केस में अगर मेरे को मान लो हवा में कुछ भी करना है, जहाँ पे भी जाना है, तो अगर मेरे को कोई बोलता है कि यार इस दिशा में चले जाओ, तो मेरे को क्या आइडिया लग रहा है कि अच्छा, एक्स एक्सिस पर 1/√3, वाई एक्सिस पर 1/√3 और जेड एक्सिस पर 1/√3 दिशा में अगर अपन चले जाते हैं, तो वो जो डायरेक्शन आ रहा है उस दिशा में जाने को हमसे कहा जा रहा है। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ अपने आप में मेरे को एक दिशा बता रही है। ठीक है, तो हम लोग वेक्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं दिशा बताने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर ए वेक्टर को यूज कर लेते ना, उसका भी डायरेक्शन सेम है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम लोग यूनिट वेक्टर को यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा ना, ये यूनिट वेक्टर क्या करेगा ना, सबको एक साथ हैंडल कर लेगा। मान लो हमारे पास एक और वेक्टर है, हमारे पास एक और वेक्टर है सेम दिशा में, ये वाली दिशा में एक और वेक्टर है, ये वेक्टर लेट से वेक्टर सी है। तो इस वेक्टर सी की दिशा भी ये वाला यूनिट वेक्टर लाल वाला बता देगा। ठीक है, इस दिशा में कोई भी वेक्टर होगा ना, ये वाला वेक्टर होगा, उसकी दिशा भी ये 1 यूनिट वाला वेक्टर बता देगा। लेकिन आप उतनी डिटेल में अभी जाओ मत, थोड़ी देर बाद आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज अपन ने क्या सीखा, यूनिट वेक्टर जो होता है, इट इज यूज टू टेल द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर निकालते कैसे, वो अपने को पता है अच्छे से। ठीक है,
तो यूनिट वेक्टर के बारे में अपन ने समझने के लिए पहले तो बहुत सारी चीज ऐसे समझी कि आई कैप जे कैप क्या होता है, फिर वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं, और वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं तो यूनिट वेक्टर अपन कैसे निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए इज a cap and it's calculated as a cap equals to a vector upon उसका magnitude and it is used to indicate direction of any vector। ठीक है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है अगर, तो अपन ए कैप की मदद से बता, किसी भी मतलब, समझ रहे हो, अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन मतलब ए का कैप, बी वेक्टर का डायरेक्शन बताना मतलब बी का कैप। इसका मतलब दुनिया में हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है, दुनिया में हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है, और उसकी दिशा अपन हमेशा यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल को आपको कोई भी सी वेक्टर बोलता है, बोलते हैं बताइए इसका डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे इसका डायरेक्शन सी कैप है। कल को कोई आपको डी वेक्टर देता है, हाँ डी वेक्टर के अंदर ऐसे 3 कंपोनेंट छुपे होंगे, ठीक है, 3 कंपोनेंट छुपे होंगे, आपको इसकी दिशा बतानी है तो आप डी कैप से बता देंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही। तो ए कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, बी कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, एक और अपन छोटा सा नोट इसके अंदर लिखेंगे। किसी भी वेक्टर को आप कैसे लिखते हो, एनी वेक्टर इज रिटन एज इट्स मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। ठीक है, बहुत ही ट्रिवियल सी बात है, फिजिक्स में अपन ने पढ़ी है ये चीज। अब मैं हर चीज में ये चीज नहीं बोल सकता हूँ फिजिक्स में पढ़ी, लेकिन पढ़ा है तो पढ़ा है, आई कैन नॉट से कि यार नहीं पढ़ा है। तो ये कहाँ से आ गया भाई साहब, अच्छा ये मैंने नीचे लिखा था क्या, हाँ। तो किसी भी वेक्टर का वैल्यू कैसे लिखते हैं, देखो इधर, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू उसकी दिशा मतलब ए कैप। बस, हर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसकी दिशा में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, पक्का, अच्छा। आगे बढ़ते हैं अपन, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स, किसी को पता है फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, एनीवन इन दिस क्लास? ऐसे में मैं फिर से बोल दूंगा फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में तो वाकई में पढ़ा होगा, है ना, लेकिन फिर भी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्री वेक्टर। इसमें आप 3 स्टार 5 स्टार 10 स्टार कितना भी लगा लीजिए, क्योंकि पूरे मैथ्स में हमारे जितने भी वेक्टर होते हैं उनको हम फ्री वेक्टर मानते हैं। हिंदी में समझाता हूँ, फ्री वेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, हर कोई लिखना छोड़ दो, बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। किसी को अगर ये नहीं पता होता है तो उसको लंबे समय तक कन्फ्यूजन होता है, जिसको कहाँ पर भी मूव कर दे बिना उसके डायरेक्शन चेंज किए, हाँ बिल्कुल सही। तो एक ऐसा वेक्टर जिसको आप स्पेस में कहीं पर भी मूव कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स स्पेस, मतलब पैरेलली आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो। अगर मैंने इस वेक्टर को उठाकर इसके पैरेलली, देख रहे हो पैरेलल है, अभी भी 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 पैरेलल है, तो मैं इसको पैरेलली अगर मूव करके कहीं पर भी रख देता हूं तो इट विल गिव अस द सेम फिजिकल इफेक्ट। अभी भी ये वेक्टर वही वेक्टर कहलाएगा जो वेक्टर यहां पर था। तो उठाकर कहीं और पैरेलली मूव कर देने से, उठाकर कहीं और पैरेलली मूव कर देने से वेक्टर का फिजिकल इफेक्ट बदलता नहीं है, वो सेम रहता है अगर, तो उसको अपन फ्री वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर फ्री वेक्टर होता है ना, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर को आप कहीं पे मूव कर दो वो उतनी ही वेलोसिटी और उतनी ही डायरेक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, अच्छा। तो फ्री वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनको आप पैरेलली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन। ऐसा मत कर देना कि इसको उठाकर आपने यहां पर रख दिया लेकिन इसकी दिशा ऐसे बदल दी, अब ये फ्री वेक्टर नहीं रहा, अब ये सेम वेक्टर नहीं रहा, अब ये वेक्टर ही बदल गया। अब ये वेक्टर ही बदल गया ना, क्योंकि आपने इसको घुमा दिया। आपको घुमाना नहीं है, आपको पैरेलली इसको एज इट इज मूव करना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू रोटेट इट, एज इट इज मूव करते हो अगर आप, तो वो फ्री वेक्टर कहलाएगा, और फ्री वेक्टर को आप एज इट इज मूव कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए वेक्टर्स विच आर
अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, हमारे पूरे मैथमेटिकल जर्नी में हमें हर वेक्टर फ्री वेक्टर मिलेगा। आई डोंट केयर कि फिजिक्स में आपने कितने फ्री और लोकलाइज्ड वेक्टर पढ़े होंगे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मैथ्स में आपको फिजिक्स वाली डेफिनेशन आती है या नहीं आती, आप अगर डिफरेंशिएट कर पाते हो कि वेलोसिटी कैसा है, फोर्स कैसा है, फ्री है या लोकलाइज्ड है, मेरे को कोई मतलब नहीं। आपको बस मैथ्स में वेक्टर दिखा तो आपको मानना है कि वो फ्री वेक्टर है, एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है। नॉन फ्री वेक्टर का एग्जांपल होता है फोर्स। फोर्स में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है ना, समझ में आ रहा है ना। आप अगर एक दीवार पर फोर्स लगाओगे और अमर हुलामनी पे फोर्स लगाओगे, तो दोनों पे अलग अलग इफेक्ट आएगा ना। हो सकता है दीवार पे फोर्स लगाना हमारा वेस्ट हो जाए, अनलेस अनटिल आप हल्क नहीं हो, ठीक है, लेकिन अमर पे अगर फोर्स लगाओगे तो गिर जाएगा। तो फिजिकल इफेक्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है ना। ये चीज़ तो आपने फिजिक्स में ये सब पढ़ा होगा। ठीक है। तो फोर्स जो होता है, पोजीशन वेक्टर की तो मैंने बात ही नहीं करी है अभी तक आदित्य। मैंने एक जगह पर भी पोजीशन वेक्टर लिखा ही नहीं, एक बार भी नहीं लिखा है। फ्री वेक्टर्स वो होते हैं विच आर मूवेबल इन स्पेस। फ्री वेक्टर्स, वेक्टर्स विच आर मूवेबल इन स्पेस। मतलब कहने का ये हो गया, इफ अ वेक्टर, मैंने अमर का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसका कमेंट मेरे को दिख गया था। ठीक है, ऐसा मेरे को कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। हाँ, इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड इन स्पेस, इसकी एक और डेफिनेशन है, इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड इन स्पेस। पोजीशन वेक्टर मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर से, आज ही बताऊंगा। इफ अ वेक्टर इन इज shifted in space and its magnitude and direction, and its magnitude and direction remains same, remains same, and it gives the same physical effect. It gives the same physical effect. Then it is a free vector. Then it is a free vector. ठीक है। अदरवाइज लोकलाइज्ड। अदर वेक्टर क्या होता है, नॉन फ्री को अपन लोकलाइज्ड बोलते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया चले जाते हो या आप ब्राजील चले जाते हो और किसी कार को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 100 की स्पीड पर चलाते हो, खाली खाली रोड में, तो दोनों जगह कार सेम तरीके से चलेगी। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए वेलोसिटी जो है वो अ, फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी को। इसका एग्जाम्पल हो गया वेलोसिटी। ठीक है। मैं इसके ज़्यादा फिजिक्स वाले एस्पेक्ट में नहीं घुसूंगा बिल्कुल भी, है ना, वरना आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। और दूसरा टाइप का वेक्टर होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। ये हमको पढ़ना ही नहीं है, बस इसकी परिभाषा में लिखवा देता हूँ आपको। तो लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर्स वो होते हैं जो फिक्स होते हैं, फिक्स वेक्टर्स विच आर नॉट मूवेबल इन स्पेस। नॉट मूवेबल इन स्पेस। ठीक है। एग्जाम्पल फोर्स। ठीक है। गुड न्यूज़ ये है कि ये अपने को पढ़ना ही नहीं, पूरे मैथ्स में कहीं पर भी नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में आप इसका टेंशन लेना, मैथ्स में लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते। इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। वो दो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम है और जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, बस खत्म। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड एज
इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, हाँ जी। देखिए एक चीज, इसका एक और तरीका है समझने का। मान लो मैं एक आपके सामने लाल कलर का वेक्टर बनाता हूँ, ये इस तरीके का, ये रेड कलर का वेक्टर बनाया मैंने आपके सामने, और एक और वेक्टर बनाया मैंने आपके सामने, ये ब्लैक कलर का। अब आप बोलोगे कि सर इसका कलर ब्लैक का है, तो ध्यान से देखो, अंधे हो क्या? ठीक है, तो मैंने आपके सामने दो वेक्टर बनाए। अब मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके बनाया, तो जाहिर सी बात है कि दोनों की लेंथ बराबर होगी, और क्योंकि मैंने पेस्ट करा है तो ये पैरेलल भी है, तो दोनों का लेंथ बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है। दोनों का डायरेक्शन सेम है ना? हाँ, डायरेक्शन सेम कैसे है? क्योंकि आप इसको उठाकर, पहले तो वो सब छोड़ो डायरेक्शन वायरेक्शन, अगर मैंने इस वेक्टर को उठाकर रेड वेक्टर की टेल से मिलाया, इसकी टेल को इसकी टेल से मिलाया, तो परफेक्ट ओवरलैप होना चाहिए। परफेक्ट ओवरलैप हो रहा है अगर, तो हम लोग कहेंगे कि वेक्टर्स इक्वल है। मतलब फिजिकली अगर आपको, या फिर जियोमेट्रिकली अगर आपको समझना है विद रिस्पेक्ट टू द फिगर, तो इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, वेक्टर की पूंछ को उठा के वेक्टर की पूंछ में रख दो पैरेलली। परफेक्ट ओवरलैप होता है तो वो इक्वल वेक्टर है, परफेक्ट ओवरलैप नहीं होता है तो इक्वल वेक्टर्स नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ? दैट्स इट। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो तो नहीं बता सकता हूँ, वीडियो मतलब जो मैंने करके दिखाया वो आप लिख नहीं सकते ना, तो परफेक्ट ओवरलैप होना चाहिए। अच्छा, इसी चीज को मैथमेटिकली अपन कैसे समझते हैं? मैथमेटिकली, ज्योमेट्रिकली तो हमने समझ लिया, मैथमेटिकली अगर हमारे पास एक वेक्टर है, वो वेक्टर है a1 i कैप प्लस, अरे देखो यार, हर वेक्टर के अंदर क्या छुपा होता है? क्या छुपा होता है? तीन कंपोनेंट, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट। इस बात को आप जितना ज्यादा इमेजिन करोगे, हर बार जितने बार भी मैं वेक्टर लिखता हूँ, आप समझ जाना इसके अंदर आई जे के तीनों के कंपोनेंट है, तो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। a1 i कैप, a2 j कैप, और a3 k कैप। ठीक है, और एक और वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर बी, उसके कंपोनेंट है b1 i कैप, उसमें भी तीन कंपोनेंट होंगे, b2 j कैप और b3 k कैप। अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है, ठीक है, इफ ए एंड बी वेक्टर्स आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इक्वल, देन देयर रिस्पेक्टिव, इसका आई कंपोनेंट इसके आई कंपोनेंट से बराबर होगा। सिमिलरली फॉर जे एंड के, ये सब अपने को आता है बट लिख लो। देन देयर रिस्पेक्टिव, ये मैथमेटिकली, फिजिकली या फिर ज्योमेट्रिकली तो अपन ने समझ लिया, देयर शुड बी अ परफेक्ट ओवरलैप। वो परफेक्ट ओवरलैप मैथ्स की भाषा में कैसा दिखता है? वो परफेक्ट ओवरलैप मैथ्स की भाषा में ऐसा दिखता है। देन रिस्पेक्टिव की जगह मैं ऐसा लिख देता हूँ कि A1 मस्ट बी इक्वल टू B1, A2 मस्ट बी इक्वल टू B2 एंड A3 मस्ट बी इक्वल टू B3। दैट्स इट। ठीक है, तो जो जो अपन ने सीखा वो क्या क्या था? कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है, उसकी दिशा बतानी है, तो आप क्या करो? हाँ 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 हाँ, सुनो मेरी बात, मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ। ये वेक्टर की मेरे को दिशा बतानी है, ठीक है? अगर मुझे इसकी दिशा बतानी, दिशा पटानी नहीं, दिशा बतानी है इसकी, तो मैं क्या करूंगा कि इसका कैप निकाल लूंगा। ठीक है, इसका कैप निकाल लूंगा, ए कैप, और ये इसका डायरेक्शन हो गया। अच्छा, ये जो रेड वाला वेक्टर है ना, ये रेड वाला वेक्टर क्या कर रहा है? हजारों वेक्टर्स की दिशा एक साथ बता रहा है। मान लो एक और वेक्टर मैंने बनाया इसके ठीक पैरेलल, वेक्टर बी, तो क्या ये लाल वाला वेक्टर जो है वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में है? हाँ जी बिल्कुल है। इधर देखो हर कोई प्लीज, ये जो रेड वाला वेक्टर है, इस रेड वाले वेक्टर को अगर मैं पैरेलली मूव करके बी के ऊपर रख देता हूं, तो अब ये बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया। इसकी लेंथ तो वन ही है ना, पैरेलली मूव करने से लंबाई थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, लंबाई वन ही है। और डायरेक्शन देखो, मैंने पैरेलली मूव करा, बी के ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाल वाला वेक्टर था वो ए का भी डायरेक्शन बता रहा था, वो बी का भी डायरेक्शन बता रहा है, और ऐसे वो सी का भी डायरेक्शन बताएगा। ऐसे जितने भी वेक्टर्स आ जाएंगे मेरे पास, जितने भी वेक्टर्स आ जाएंगे मेरे पास, ये उन सबका डायरेक्शन बताएगा। समझ में आ रहा है आपको? एक तीर से ये 100 निशाने लगा सकता है। इस दिशा में जितने भी वेक्टर होंगे, ये उन सबका डायरेक्शन चुन चुन कर बताएगा। इसीलिए हम यूनिट वेक्टर को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ दैट वेक्टर इटसेल्फ। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ए वेक्टर का डायरेक्शन ए वेक्टर ही बता देगा, क्या दिक्कत है? वाई वी हैव टू टेक यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इसलिए क्योंकि वो उस दिशा में लाई करने वाले जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबका डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये थी आज की समरी। अच्छा,
अब अपन है ना आगे बढ़ते, एक मिनट रुको। सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए तो जरूरी नहीं है कि A1 इज इक्वल टू B1। सर वो मैथमेटिकली मतलब पता। हाँ लिखो ना, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट शुड बी इक्वल, क्या दिक्कत है? रिस्पेक्टिव कंपोनेंट इक्वल है अगर तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब बराबर आ जाएंगे। डायरेक्शन तो खैर बराबर आ ही जाएगा अगर सारे A1 A2 बराबर है तो, A1 B1 A2 B2 और A3 B3। द रिस्पेक्टिव XYZ कंपोनेंट शुड बी इक्वल। ठीक है, तो आपको यूनिट वेक्टर आज अच्छे से फील हुआ क्या होता है, डायरेक्शन बताने के काम आता है और हर वेक्टर जो उस दिशा में होगा उसके काम आएगा। चलिए, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको फ्री वेक्टर बोला था, है ना, क्योंकि वो बेस बनाता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला जो मैं अभी लिखने वाला हूं, दैट इज कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, हिंदुस्तान के 80% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि इसमें जो उनको डाउट होता है, मैं आपको बताता हूँ, कोलिनियर वेक्टर जो है ना, 80% लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये क्या है और ये क्यों है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को भी डाउट आएगा। ठीक है, तो वो डाउट अगर आपसे मैं मेरे को भी एज ए स्टूडेंट बहुत दिनों तक डाउट था, क्या डाउट था वो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। कोलिनियर वेक्टर सुन के क्या समझ में आता है आपको? एनीवन? इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन व्हाट डज इट मीन? सेम डायरेक्शन हो सकता है। सेम डायरेक्शन या सेम लाइन में हो, है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, कोलिनियर वेक्टर को अपन पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था मेरे को एज ए स्टूडेंट कि यार कोलिनियर मतलब क्या होता है कि सेम दिशा में होने चाहिए, तो इनको हम पैरेलल बोल रहे हैं, ठीक है समझ में आ रहा है, बट क्यों? देखो होता क्या है, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है जो कि ये है, और हमारे पास एक और वेक्टर है जो कि इसी की लाइन में है, समथिंग लाइक दिस, है ना, इसी की लाइन ऑफ एक्शन में ऐसे जा रहा है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो ब्लैक वाला वेक्टर है और ये जो रेड वाला वेक्टर है दे आर कोलिनियर? व्हाई नॉट, दे आर कोलिनियर बिकॉज हमको दिख रहा है कि वो दोनों एक ही लाइन में है, तो दे आर इंडीड कोलिनियर। बट बट आर दे पैरेलल एज वेल? पैरेलल वाली डेफिनेशन तो तभी होती है ना जब वो ऐसे हो। हाँ, लेकिन पूरे मैथ्स में हमारे सारे वेक्टर फ्री होते हैं, तो ये लाल वाला वेक्टर जो है उसको उठा के आप कहीं पर भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पर भी रख दो। तो जहां पर भी रखोगे आप उसको, इस जगह के अलावा अगर आप उसको कहीं पर भी रखोगे तो वो सेम फिजिकल इफेक्ट दे रहा होगा और उसका सेम मतलब होगा। और अगर आप इसको यहाँ पर रख दोगे तो अब लाल वाला वेक्टर और ब्लैक वाला वेक्टर पैरेलल भी हो गए। पहले वो कोलिनियर थे, आपने उठा के कहीं पर भी रख दिया तो अब वो पैरेलल हो गए, क्योंकि फ्री वेक्टर है ना, आप उसको कैसे भी मूव कर सकते हो बिना घुमाए। पैरेलली आप कहीं पर भी मूव कर दो, यहाँ रख दो, दे आर स्टिल पैरेलल। तो इसीलिए जो वेक्टर कोलिनियर होते हैं उनको हम पैरेलल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स आर फ्री इन मैथमेटिक्स। ये जो वेक्टर्स आर फ्री इन मैथमेटिक्स होता है ना, ये बहुत बहुत कम लोग जो है इस पे ध्यान देते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। ठीक है, मैं भी इसलिए फंसा था। तो वेक्टर्स जो होते फ्री होते, इसीलिए कोलिनियर वेक्टर को अपन पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। आ रही है कि बात समझ में? यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, तो लिखेंगे अपन इस चीज को, टू वेक्टर्स are said to be collinear. Two vectors are said to be collinear if their directed line segment, if their directed line segments are parallel. If their directed line segments are parallel. ठीक है, अच्छा, और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। मान लो मैंने आपको एक वेक्टर दिया, तो अच्छा एक काम करो कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो।
एक मिनट रुकिए। ये देखिए कोलिनियर भी और ये पैरेलल भी। गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाओ है ना भावनाओं को। ठीक है, देयर कोलिनियर एज वेल एज पैरेलल। अच्छा, तो ये पैरेलल हो गया, या फिर आप इसको कोलिनियर बोलो, दे आर वन इन अ सेम थिंग। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आसान भी है। ये एक वेक्टर है, मान लो इसकी लंबाई है 2 यूनिट। मान लो इसकी लंबाई, अच्छा छोड़ो लंबाई छोड़ो, मान लो ये वेक्टर जो है ना दैट इज 1 i कैप प्लस 2 j कैप, है ना। इसका के कैप वाला कंपोनेंट 0 है। ये 2 डायमेंशनल में एक वेक्टर है, 2 डायमेंशन में एक वेक्टर है। अगर मैं अगर मैं इस वेक्टर का डबल कर देता हूं, इस वेक्टर का डबल कर देता हूं, तो डबल करने का मतलब क्या होता है आप समझते हो? इस वेक्टर का डबल करने का मतलब क्या होता है कि मैंने इसी वेक्टर को इसी डायरेक्शन में 2 गुना लंबाई इसकी कर दी है। इसी वेक्टर का लेंथ मैंने इसी दिशा में इसकी लेंथ मैंने 2 गुना कर दी है। ये बात आपको समझ में आ रही? आई हैव डबल्ड इट इन द सेम डायरेक्शन। तो डबल करने के बाद ये जो वेक्टर बना है, इस वेक्टर को मैं बी वेक्टर बोल देता हूं। अच्छा, जब आप किसी भी वेक्टर को डबल करते हो तो इसका मतलब आपने क्या किया है, उसमें सिंपली 2 मल्टीप्लाई कर दिया यार, सिंपली आपने उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो वेक्टर अब कैसा दिखेगा? 2 i कैप प्लस 4 j कैप, मतलब आप हर कंपोनेंट को ही डबल कर चुके हो। यही तो मतलब होता है किसी भी वेक्टर को डबल करने का। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने किसी भी वेक्टर को ट्रिपल कर दिया, अगर मैं इसकी लेंथ 3 गुना कर देता हूं, तो मैंने अगर इसकी लेंथ 3 गुना कर दी, ये लो मैंने इसकी लेंथ ट्रिपल कर दी, तो मेरे को मान लीजिए सी वेक्टर मिल रहा है। और वो सी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा? 3 i कैप प्लस 6 j कैप। आ रहा है समझ में? अरे इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो ना सिंपली। ओके नाइस, वेरी वेरी गुड। एक और चीज देखते हैं अपन। अगर मैंने इस वेक्टर को हाफ कर दिया, मान लो ये पिंक वाला वेक्टर मैंने बना दिया इस वेक्टर का आधा, और इसको डी वेक्टर कह दिया, तो क्या ये डी वेक्टर आप लिख पाएंगे? हाँ बिल्कुल। कैसे लिखेंगे? डी वेक्टर हो जाएगा हाफ आई कैप प्लस 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1 j कैप। अच्छा 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 अच्छा। सबसे पहला सवाल आप सबसे, सबसे पहला सवाल, कि ये जो पिंक वाला वेक्टर है, ब्लैक वाला वेक्टर है, ग्रीन वाला वेक्टर है और रेड वाला वेक्टर है, आर दे कोलिनियर? आप सब बोलोगे यस सर, दे आर कोलिनियर, क्योंकि हम अंधे नहीं, हमको दिख रहा है। तो इफ दे आर कोलिनियर देन दे मस्ट बी पैरेलल एज वेल। अरे यार, अगर ये सब के सब कोलिनियर है तो ये पैरेलल भी होंगे। ऊपर ही फिर अपन ने सीखा था कि पैरेलल और कोलिनियर एक ही चीज होती है। उठा के नीचे कर दो पैरेलल हो जाएगा, उठा के लाइन में लगा दो कोलिनियर हो जाएगा, उठा के कहीं पे भी रख दो यार, पैरेलल और कोलिनियर विल बी वन इन अ सेम थिंग। तो इसका मतलब कि ये ग्रीन वाला जो वेक्टर है जो 4 गुना है, अगर मैं इसको उठा के साइड में रखता हूं, तो इज दिस वेक्टर कोलिनियर और इज दिस वेक्टर पैरेलल टू द ब्लैक वाला इनिशियल वेक्टर? यस इट इज पैरेलल। तो एक मिनट बस है ना, थोड़ा सा यार मेरा स्ट्रगल भी समझो। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अपन ने इसको उठाया और यहाँ पर अगर रख दिया, तो ये ब्लैक वाला जो वेक्टर है, ये ग्रीन वाला जो वेक्टर है, इट इज पैरेलल टू द ब्लैक वाला वेक्टर। दूसरी बात, अगर ये रेड वाला वेक्टर जो है ना, दिस रेड वाला वेक्टर, इसको भी मैं उठाता हूँ, इसको उठाकर अगर मैं नीचे रख देता हूँ यहाँ पे कहीं, तो क्या ये वाला वेक्टर भी पैरेलल अब दिख रहा है? पहले कोलिनियर दिख रहा था, अब ये पैरेलल दिख रहा है ना, दोनों एक ही बात है। तो ये रेड वाला वेक्टर भी क्या है? इट इज पैरेलल टू द ब्लैक वाला वेक्टर। अगर ये पिंक वाले वेक्टर को उठाकर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो क्या ये भी पैरेलल है ब्लैक वाले वेक्टर से? हाँ जी बिल्कुल पैरेलल है। ओके, ओके काफी कुछ मेरे को समझ में आ गया है ना। ठीक है, तो ये सारे वेक्टर आपस में पैरेलल है। तो अपन ने क्या सीखा इन चारों सारे वेक्टर से, पता है आपको? मैंने ये सीखा कि जो भी वेक्टर आपका इनिशियली था, है ना, इसके पैरेलल जितने भी वेक्टर्स होंगे, ये ब्लैक वाला वेक्टर के पैरेलल जितने भी वेक्टर होंगे, वो उसका कुछ मल्टीपल होगा। मतलब ए वेक्टर के पैरेलल जो भी वेक्टर होगा ना, या तो वो उसका सेकंड मल्टीपल मतलब डबल होगा, या तो वो उसका थर्ड मल्टीपल मतलब ट्रिपल होगा, या तो वो उसका हाफिथ मल्टीपल मतलब हाफ वेक्टर होगा, या तो उसका फोर्थ मल्टीपल होगा, या फिफ्थ मल्टीपल होगा, या 4.5th मल्टीपल होगा। समझ में आ रहा है आपको? कहने का मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, then b vector must be some
कांस्टेंट टाइम्स वेक्टर ए ऑलवेज। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ ना कुछ स्केलर टाइम्स या कांस्टेंट टाइम्स होगा, और ये हमेशा होगा। अब वो लैम्डा कुछ भी हो सकता है। ये पिंक वाले के लिए लैम्डा कितना है? हाफ। ये रेड वाले के लिए लैम्डा कितना है? 2। ग्रीन वाले के लिए लैम्डा कितना है? 3। बात समझ में आ रही है आपको? तो कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो एक वेक्टर जो होगा वो दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स या स्केलर टाइम्स होगा ऑलवेज। तो इसी चीज को अपने को मैथमेटिकली भी लिखना था। इफ टू वेक्टर्स ए एंड, अब ये चीज फील कर पा रहे हो ना? मान लो मैंने इसको कल को 1.5 गुना कर दिया, 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, तो मेरे को जो ई वेक्टर मिलेगा, दैट ई वेक्टर विल बी व्हाट? 1.5 टाइम्स द ओरिजिनल वेक्टर। सही बात है ना? तो कोई भी वेक्टर अगर पैरेलल है तो दैट विल बी लैम्डा टाइम्स द इनिशियल वेक्टर। किसी को डाउट हो तो तुरंत अनम्यूट करके पूछना। ये चीज जनरलाइज्ड रिजल्ट है, पूरा एंड तक अपन यूज करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आता है, रट लेते हैं कि लैम्डा टाइम्स होगा, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका फील क्या होता है, एग्जैक्ट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्यों होता है लैम्डा टाइम्स। क्योंकि जितने भी पैरेलल वेक्टर होते हैं वो डबल ट्रिपल चौबल या फिर हाफ 1.5 गुना करके ही बनाए जाते हैं, है ना? तो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, मैं ऊपर लिखवा रहा था कि नीचे कहाँ लिखवा रहा था यार? हाँ चलो नीचे ही लिखवा देता हूँ। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, if two vectors A and B are parallel, if A and B two vectors are parallel, then पैरेलल के ब्रैकेट में आप कोलिनियर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पैरेलल और कोलिनियर एक ही चीज है और क्यों है ना? इसमें कोई रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, देन वेक्टर ए इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। उल्टा भी लिख सकते हो आप, ऑफ कोर्स वेक्टर बी भी कुछ स्केलर टाइम्स वेक्टर ए, ऐसा भी लिखा जा सकता है। बट मैं एक ही चीज लिखूंगा ना, दो दो चीज क्यों लिखूंगा? तो वेक्टर ए वेक्टर बी का कुछ स्केलर टाइम्स होगा। ठीक है, अच्छा यहां तक लिखिए आप। ये 1.5 गुना वाला वेक्टर जो है इसको भी नीचे कर दिया मैंने, ये लो। ठीक है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आज अपन ने सीखा है कि दो वेक्टर पैरेलल है तो किसी एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स बता सकते हो। अच्छा एक और चीज देखो, स्टॉप राइटिंग, सामने देखिए। जैसे कि क्या ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, नो नो नो, क्या ये ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है? यस। अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो क्या आप ये बोल सकते हो कि इसका आई का कंपोनेंट और इसका आई का कंपोनेंट का रेशियो क्या आ रहा है? बताइए जल्दी से, रफ में करते हैं अपन। 1/2 समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, इसके जे के कंपोनेंट का और इसके जे के कंपोनेंट का रेशियो क्या आ रहा है? जल्दी बताइए। 2/4 क्या बराबर आ रहा है? चेक करो जल्दी से। हाफ इज इक्वल टू 2/4, यस और नो? बराबर आ रहा है? ऐसा हर बार होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, हर बार होगा, और होना भी चाहिए लॉजिकली, बिकॉज यही तो लैम्डा है। अगर आप ए वेक्टर को इस ग्रीन वाले वेक्टर के साथ चेक करो तो आई कंपोनेंट का रेशियो, जे कंपोनेंट का रेशियो और के कंपोनेंट का रेशियो देखिए बराबर आएगा। करके देखते, आई कंपोनेंट का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/3। जे कंपोनेंट का रेशियो क्या हो जाएगा? 2/6, मतलब 1/3। सेम आया? सेम आया, मतलब पैरेलल है। तो ये भी एक मैथमेटिकल तरीका हो गया चेक करने का, अगर आपके पास दो वेक्टर गिवन है, ठीक है, और आपको चेक करना है कि वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल है या नहीं है, तो मैथमेटिकली आप क्या करेंगे? मैथमेटिकली व्हाट डज इट मीन? इफ वी हैव वेक्टर ए एंड वी हैव वेक्टर बी, और वेक्टर ए के तीन कंपोनेंट है a1, a2, a3, आई कैप, जे कैप एंड के कैप रेस्पेक्टिवली। और उसी तरह से बी वेक्टर के भी तीन कंपोनेंट है b1, b2, b3, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि यहां पर आई कंपोनेंट का रेशो, जे कंपोनेंट का रेशो, सॉरी जे कंपोनेंट मतलब ये a2 और b2 का रेशो, और के कंपोनेंट का रेशो a3 और b3, तो a2 और b2, ठीक है, ये दोनों रेशियोज क्या होंगे? बराबर होंगे, तीनों रेशियोज बराबर होंगे। ठीक है, तो इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, देन मैथमेटिकली आप क्या करोगे? a1/b1, a2/b2, a3/b3 बराबर होना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आपको a इज इक्वल टू लैम्डा भी बताया था ना। यहाँ पर अपन एक छोटी सी चीज लिखेंगे लैम्डा के बारे में। देखो अगर लैम्डा पॉजिटिव हुआ, अगर लैम्डा पॉजिटिव हुआ, जैसे कि लिख लिया ना आपने ये सब। हाँ आगे बढ़ेंगे अपन, प्लीज आगे देखिए। अगर मान लो मैंने क्या करा है, ये ब्लैक वाले वेक्टर का डबल वेक्टर निकाला, तो उसी दिशा में आया, चेक करो, सेम डायरेक्शन में, दे आर हैविंग द एरोज इन द सेम डायरेक्शन। ये ए का, ब्लैक वाले वेक्टर को रेड वाले वेक्टर का जो एरो है वो सेम दिशा में है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, लाइक पैरेलल। लाइक पैरेलल, क्योंकि यहां पर क्या किया गया है, ए को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से। ए को मल्टीप्लाई किया है 2 से। अच्छा बताइए, अगर मैं ए को -2 से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता। ए को अगर -2 से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता, आपको एक ऐसा वेक्टर मिलता जो कि ए का डबल लेंथ का है बिल्कुल, बट उल्टी दिशा में, सेम डायरेक्शन बट नेगेटिव ऑफ दैट डायरेक्शन। तो ये आ जाता आपके पास, थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो ये वाला जो वेक्टर है अपने पास, ये वेक्टर जो है ना, ये 2a वेक्टर है मान लीजिए, अगर -2a वेक्टर, f वेक्टर जो है वो -2a वेक्टर है। तो क्या ये ब्लैक वाले के साथ पैरेलल है, हाँ आप पैरेलल बोल सकते हैं उनको, कोई दिक्कत नहीं। दे आर कॉल्ड एज पैरेलल, क्योंकि ये और ये पैरेलल तो है ही, बट इनका दिशा अलग अलग है, तो इसको अपन एंटी पैरेलल या फिर लाइक पैरेलल बोलेंगे। लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, तो लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो इसको अपन लाइक पैरेलल बोलते हैं, और अगर लैम्डा अगर नेगेटिव है तो इसको अपन अनलाइक पैरेलल बोलते हैं, एंटी पैरेलल भी कह लेते हैं। ठीक है, आप सही कह रहे हो आर्या, एंटी पैरेलल भी कह देते हैं, बट नाम में क्या रखा है। ठीक है, ओके। तो आज मैंने आपको जो जो पढ़ाया वो बहुत ज्यादा बेसिक चीजें थी, मैक्सिमम चीजें आपको उसमें से आती है, मैक्सिमम चीजें, है ना। बहुत सिंपल सिंपल डेफिनेशन अपन ने पढ़ी है, एंड मैक्सिमम आपको आता है, इसमें से सब कुछ आता है। ठीक है, ठीक है। तो ऑलरेडी 3:08 हो गया है ना। मेरी क्लास एक्सटेंड करने का मन नहीं है मेरा आज, या तो कर सकते हैं अपन, बट आज अपन ने बेसिक चीज़ें पढ़ी है, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए। फिर कल से अपन क्वेश्चन सॉल्व करना, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज, बड़े बड़े कंसेप्ट जो है वो कल अपन पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे कुछ भी। आज इतना ही काफ़ी है, क्योंकि सर आप कोसाइन रूल के प्रूफ का बताओ, क्योंकि वो आज एग्जाम में आया था। आ रहा है क्या ऐसा एग्जाम में, आपके तो 11th में होता था ना ये SOT, 12th में कैसे आ रहा है। नहीं सर, हमें इस साल है सर, क्वेश्चन आया था सर कि समझ गया, मैं समझ गया। मैं बता देता हूँ सर आपको, संडे को आई विल अरेंज द लेक्चर फॉर दैट। ठीक है, a² = b² + c² - 2bc cos a, ये कोसाइन रूल ही है ना। हाँ ये कोसाइन रूल है। तो वो प्रूफ करने के लिए आया था। प्रूफ नहीं आना चाहिए वैसे तो, चलो स्टेट बोर्ड में पूछ लेते बहुत सारे प्रूफ, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसकी क्लास भी अभी अरेंज करने वाला हूँ। हाँ सर। ठीक है, देखिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर नॉन कोलिनियर। ये नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, नॉन पैरेलल, आर नॉन कोलिनियर एंड नॉन पैरेलल, नॉन कोलिनियर एंड नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब इनका मैग्नीट्यूड जीरो भी नहीं है। एंड लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा सी, फाइंड फाइंड लैम्डा एंड म्यू। ठीक, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर्स, लैम्डा एंड म्यू, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को ये बहुत पसंद है इस टाइप का क्वेश्चन। स्टेट बोर्ड्स स्टेट बोर्ड के सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आपको मिलेंगे, CBSE के सिलेबस में नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा आप सोचिए इसको 1 या 2 मिनट, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा आज।
ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस। यहां म्यू कर लेना, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनिए। क्या होता है इसमें कि आपको बोला गया है कि ए एंड सी आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब दे आर नॉट पैरेलल। आपको ध्यान रखना है कि ए और सी पैरेलल नहीं है। और आपको बोला गया है कि लैम्डा टाइम्स ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स सी है। तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि आप ऐसा लिख सकते हो ए इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्डा टाइम्स सी। आ रहा है क्या समझ में? ऐसा लिख सकते हो ना। अच्छा, लेकिन ये बात तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ए इज स्केलर टाइम्स सी। ए कुछ सी का स्केलर टाइम्स है, और मतलब इसको अपन के बोल देते थोड़ी देर के लिए। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ए इज के टाइम्स सी। मतलब ये चीज अपने को आइडिया क्या दे रहा है कि ए और सी पैरेलल रहे होंगे, है ना। अगर आपको गिवन है कि लैम्डा ए इज इक्वल टू म्यू सी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a इज इक्वल टू समथिंग स्केलर टाइम्स c। इट गिव्स यू एन आइडिया दैट a and c are parallel. It implies that a and c are parallel. बट क्वेश्चन में तो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि दे आर नॉन कोलिनियर, मतलब नॉन पैरेलल। ओके, ओके। तो यार क्या करूं मैं ऐसा, लैम्डा और म्यू का वैल्यू ऐसा क्या रखूं मैं, लैम्डा और म्यू का ऐसा वैल्यू क्या रखूं मैं ताकि ए और सी नॉन पैरेलल हो जाए। और अगर आप उल्टा भी लिखते हो, मान लो ऐसा लिख देते हो कि सॉरी, c इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, c इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, लैम्डा अपॉन म्यू टाइम्स वेक्टर ए, लैम्डा अपॉन म्यू टाइम्स वेक्टर ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से भी आपको वही पता चल रहा है कि ए और सी जो है दे आर पैरेलल। बट क्वेश्चन में तो गिवन है कि दे आर नॉट पैरेलल, है ना, दे आर नॉट पैरेलल। तो इसका मतलब क्या रहा होगा पता है आपको? इसका मतलब ये रहा होगा कि अगर ए और सी में स्केलर टाइम्स का मल्टीप्लीकेशन है, इफ सी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, सी अगर एक ए का स्केलर मल्टीपल है तो इसका मतलब वो दोनों पैरेलल है। बट क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि वो पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो म्यू है वो जीरो रहा होगा। इसका मतलब म्यू जीरो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर म्यू जीरो कर दिया मैंने, अगर मैंने म्यू जीरो कर दिया तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो इंटू सी, दैट इज जीरो। ओ, क्वेश्चन में तो ये भी बोल रखा है कि दे आर नॉन जीरो वेक्टर्स। बाप रे बाप, क्या इरिटेटिंग क्वेश्चन है ये। समझ में आ रहा है? हम जो सोच रहे हैं उसका उल्टा क्वेश्चन में पहले से दे रखा है। पहले तो हमने देखा कि सी जो है वो ए का स्केलर मल्टीपल है, तो इसका मतलब वो पैरेलल होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में तो आपने को पहले से दे रखा है नॉट पैरेलल, तो हम जो सोच रहे हैं वो गलत है। दूसरी बात, हमने ये सोचा कि म्यू का वैल्यू जीरो कर देते हैं, म्यू का वैल्यू जीरो कर देते तो पैरेलल ही नहीं रहेंगे। लेकिन उस केस में फिर ए वेक्टर जीरो हो जाएगा, और क्वेश्चन में दे रखा है कि दे आर नॉन जीरो वेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा पता है आपको? इसका मतलब ये होगा कि ये जो डिनोमिनेटर है ना लैम्डा, ये डिनोमिनेटर ही जीरो रहा होगा। आपको बात समझ में आ रही है? ये डिनोमिनेटर ही जीरो रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि a इज इक्वल टू स्केलर टाइम्स वेक्टर c होने के बावजूद भी अगर वेक्टर्स पैरेलल, होने के बावजूद भी अगर वेक्टर्स पैरेलल नहीं है, आई रिपीट अगेन, a क्या है, लैम्डा टाइम सॉरी स्केलर टाइम c है, स्केलर टाइम c है, उसके बावजूद भी दे आर नॉट पैरेलल। तो इसका मतलब ये जो स्केलर रहा होगा ना, ये स्केलर में ही कुछ गड़बड़ रही होगी। बात समझ में आ रही है आपको? अगर ए स्केलर मल्टीपल ऑफ सी है और उसके बाद भी पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये स्केलर में ही कुछ गड़बड़ रही होगी। स्केलर में गड़बड़ रही होगी मतलब स्केलर ही नॉट डिफाइंड रहा होगा। ऐसे सोचते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कि कभी भी अगर अपने को दो वेक्टर्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखता है, इवन इवन आफ्टर दैट दे आर नॉट पैरेलल, तो इसका मतलब या तो स्केलर जो होगा वो जीरो होगा, बट यहाँ पे तो वो भी नहीं हो सकता है, फिर तो वेक्टर ही जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये स्केलर जो होगा वो नॉट डिफाइंड रहा होगा। स्केलर नॉट डिफाइंड रहा होगा मतलब ये लैम्डा का वैल्यू जीरो रहा होगा, डिनोमिनेटर जीरो रहा होगा। मतलब लैम्डा से डिवाइड कर पाना मुश्किल रहा होगा, तभी स्केलर जो रहा होगा वो नॉट डिफाइंड रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को समझ में आता है पहले वाले रिजल्ट से, विच इज नॉट पॉसिबल, पैरेलल आर नॉट पॉसिबल, मतलब लैम्डा मस्ट हैव बीन जीरो, दैट इज स्केलर जो रहा होगा वो नॉट डिफाइंड रहा होगा, स्केलर मस्ट बी नॉट डिफाइंड।
ठीक है, आई विल रिपीट अगेन, शॉर्ट में सुनो कि जो गिवन रिजल्ट था उसको अपन ने ऐसे लिखा। जब हमने उसको ऐसे लिखा तो हमको पता चला कि ए इज स्केलर टाइम्स वेक्टर सी, मतलब दोनों पैरेलल होना चाहिए, बट क्वेश्चन में गिवन है दे आर नॉट पैरेलल। अच्छा, इफ दे आर नॉट पैरेलल तो हमने बोला स्केलर को जीरो कर दो ऊपर वाले को, ताकि ए वेक्टर जो है वो जीरो टाइम्स सी वेक्टर आ जाए, तो पैरेलल का लफड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि नॉन जीरो वेक्टर है, इस केस में तो जीरो हो जा रहा है, तो हमने सोचा कि यार डिनोमिनेटर जो है ना वही जीरो रहा होगा। समझ में आ रहा है, मतलब जो स्केलर है उसी में कुछ गड़बड़ी रही होगी, स्केलर ही नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा मस्ट बी जीरो। और म्यू की बात करते हैं अपन, सेकंड वाले रिजल्ट से अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि सी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, एंड इफ सी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए देन दोनों पैरेलल होना चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल, क्वेश्चन में गिवन है नॉट पैरेलल। तो हमने बोला कि यार लैम्डा को ही जीरो कर दो, लैम्डा को जीरो कर दो, लफड़ा ही खत्म हो गया फिर तो पैरेलल वैरेलल वाला, लेकिन उससे फिर सी वेक्टर जीरो हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है दे आर नॉट जीरो, तो लैम्डा जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो नीचे म्यू है यही जीरो रहा होगा, म्यू जीरो रहा होगा, ताकि ये स्केलर जो है ना, ये स्केलर ही बीमार हो जाए, इस स्केलर को ही बीमार कर दिया अपन ने। अब इस स्केलर के बीमार होने की वजह से ही ये सब नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है, स्केलर मल्टीपल होने के बावजूद भी पैरेलल नहीं है, और आप जीरो वेक्टर भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब स्केलर में ही गड़बड़ होगी, तो इसका मतलब म्यू जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, लैम्डा और म्यू दोनों जीरो रहेंगे, लैम्डा भी जीरो रहा होगा और म्यू भी जीरो रहा होगा। तो ये जो स्केलर बन रहा है अपने पास म्यू बाय लैम्डा और लैम्डा बाय म्यू, यही अपने पास इनडिटर्मिनेंट या नॉट डिफाइंड बन रहे होंगे। नॉट डिफाइंड ही बन रहे हैं ना, क्योंकि ये जीरो एग्जैक्ट लिखा है मैंने। आप लिमिट की भाषा में मत सोचना कि सर जीरो बाय जीरो निकाल लेंगे ना अपन, नहीं, लिमिट में जो जीरो बाय जीरो होता था वो अप्रोक्सीमेट जीरो होते थे, ये एग्जैक्ट जीरो है। एग्जैक्ट जीरो तो नॉट डिफाइंड होता है ना, आपको कोई भी बोले कि जीरो बाय जीरो क्या होता है तो आप नॉट डिफाइंड ही बोलोगे, लेकिन अप्रोक्सीमेट जीरो अपन अप्रोक्सीमेट जीरो इज इनडिटर्मिनेंट। ठीक है, तो लैम्डा और म्यू दोनों को जीरो करना पड़ेगा। थोड़ा खतरनाक सवाल था, राइट। अच्छा, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ के परेशान किया जाता है इन सवालों से। एक और देखते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन में आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लिखो उसको ऊपर, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर नॉन कोलिनियर। फिर से वही बात, नॉन कोलिनियर को आप मन में पैरेलल ही पढ़ा करो, नॉन पैरेलल। ठीक है, मैं तो कोलिनियर वर्ड को इग्नोर कर देता हूँ, पैरेलल में ज्यादा फील आती है ब्रेन को। इफ ए एंड सी आर नॉन कोलिनियर एंड नॉन जीरो, नॉन जीरो ये कैपिटल है, कैपिटल सी मत लिखो, स्मॉल है स्मॉल सी लिखो, नॉन कोलिनियर एंड नॉन जीरो, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत फेमस बोर्ड एग्जाम का टेक्निक है क्वेश्चन पूछने का, नॉन जीरो वेक्टर्स such that xa plus yc is equal to 2a plus 3c। आप पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको सॉल्व करना बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन से आपको फर्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले आप लिखिए इसे। ठीक है, अच्छा, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड जो है वो सिंपल ये है कि कंपेयर कोएफिशिएंट। मेथड वन, बच्चों वाला तरीका, कि आप देखो ना इधर ए वेक्टर का कोएफिशिएंट x है, यहाँ पर ए वेक्टर का कोएफिशिएंट 2 है, तो कंपेयर कोएफिशिएंट कर दो आप, कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। कंपेयर द कोएफिशिएंट्स करोगे तो x का वैल्यू 2 आ रहा है और y का वैल्यू 3 आ रहा है। ठीक है, हाँ, अब बस 2-3 मिनट और सुन लो। आपको अरे क्वेश्चन में x और y का वैल्यू निकालना है, सच दैट दिस, देन फाइंड x एंड y। ठीक है, x और y का वैल्यू निकालना है आपको। कंपेयर करा अपन ने कोएफिशिएंट, एक्स और वाई का वैल्यू पता चल गया, बट फील नहीं आई उससे अपने को कि क्वेश्चन में दिया क्या था, करना क्या था। मेथड टू जो है वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, आप सबको एलएचएस में ले आओ। स्क्रीन पर देखिए, देखो ना, वरना समझ में नहीं आएगा। एक्स ए माइनस 2a क्या हो जाएगा, x माइनस 2a ए वेक्टर प्लस वाई सी माइनस 3c, तो y माइनस 3 इंटू सी वैक्टर, दिस इज इक्वल टू 0 दे रखा है। सही बात है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या,
देखो इधर ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y-3 अपॉन x-2 वेक्टर, x-2 इंटू सी वेक्टर। सोच कर देखिए, ऐसे लिख सकते पक्का? अब देखिए मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूँ आप उसको लिखिएगा मत, आपको लिखने का पर्याप्त समय मिलेगा। समझ लेना बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन होता है, बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो क्या आ रहा है हमारे पास, ए वेक्टर आ रहा है स्केलर टाइम्स सम स्केलर टाइम्स वेक्टर सी। ए वेक्टर आ रहा है स्केलर टाइम्स वेक्टर सी, लेकिन ये तो नहीं आना चाहिए था क्योंकि वेक्टर्स आर नॉन पैरेलल। ये तो तभी आता है ना जब वेक्टर्स पैरेलल हो, ये नहीं आना चाहिए था। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि ये आ इसलिए रहा है क्योंकि स्केलर जो रहा होगा वही बीमार रहा होगा। इसको अपन ऐसे सोचते हैं, अगर ए इज इक्वल टू स्केलर टाइम्स वेक्टर सी आता है तो इसका मतलब दे आर पैरेलल, लेकिन इसके बावजूद भी ये दे आर नॉट पैरेलल, क्वेश्चन में गिवन है दे आर नॉट पैरेलल, तो इसका मतलब जो स्केलर होगा वही बीमार रहा होगा, मतलब स्केलर मस्ट हैव बीन नॉट डिफाइंड। तो इट सिंपली इम्प्लाइज जो आपका स्केलर रहा होगा वो नॉट डिफाइंड रहा होगा, स्केलर मस्ट बी नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, अदरवाइज कोई भी डिफाइंड स्केलर रखोगे यहाँ पे आप 2, 3, 4 कोई भी अच्छा स्केलर जो कि एक रियल नंबर हो, डिफाइंड रियल नंबर हो, तो ए और सी झक मार के पैरेलल हो ही जाएंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है दे आर नॉट पैरेलल, उनको पैरेलल नहीं होने देना है, तो स्केलर मस्ट बी नॉट डिफाइंड। अच्छा, स्केलर को अगर नॉट डिफाइंड करना है तो मतलब डिनोमिनेटर को, इस स्केलर के डिनोमिनेटर को 0 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको दैट इज x का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा। तो x का वैल्यू निकाल लिया अपन ने 2, गुड। अच्छा, दूसरा कि अगर मैं इसको वैसे लिखता, a वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स c वेक्टर, लेकिन अगर मैं अब इसको ऐसे लिखता कि c वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं यार बताओ मुझे, -(x-2) अपॉन y-3 टाइम्स a वेक्टर। सही लिखा है, चेक करो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, c इज इक्वल टू स्केलर टाइम्स वेक्टर ए। ये नहीं आना चाहिए था क्योंकि वेक्टर आपको साफ साफ बोल दिया गया कि दे आर नॉट पैरेलल, और ये बोलने के बाद भी ये आ गया, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर्स को पैरेलल होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं, मतलब पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि स्केलर जो है ना उसमें दम नहीं था, वो नॉट डिफाइंड था। ठीक है, तो इसका मतलब स्केलर ये वाला भी नॉट डिफाइंड रहा होगा, तो ये y-3 होगा ना वो भी 0 रहा होगा। दैट मीन्स y मस्ट हैव बीन इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखा अपन ने, आप लोग अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर a इज स्केलर टाइम्स c, a इज स्केलर टाइम्स c, देन द वेक्टर्स आर पैरेलल, बट क्वेश्चन में गिवन है कि वेक्टर पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये स्केलर में ही दम नहीं रहा होगा। मतलब ये क्या स्केलर है जो पैरेलल नहीं करवा पा रहा है ना, ये तो वो बाबू भैया वाला डायलॉग है, अरे क्या स्केलर बनेगा रे तू, तू तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए, सबसे डिफिकल्ट टाइप ऑफ पैरेलल के कोलिनियर क्वेश्चंस होते हैं, कोलिनियर वेक्टर के सबसे डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, आगे का अपन कल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल अपन पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ेंगे, डायरेक्शन रेशियोज पढ़ेंगे, उससे पहले हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर हम लोग सीधे क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व किसके, और जो स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे कल अपन। ठीक है, तो कल का लेक्चर अपना बहुत हैवी होगा। आज का लेक्चर लंबा था बट हैवी नहीं था, छोटा था, मैंने बहुत धीरे पढ़ाया आपको जानबूझ के। ये सारी डेफिनेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वरना आप बोर्ड एग्जाम में एक एक 1 मार्कर्स जो है ना वो सब गलत कराओगे। ठीक है, अच्छा चलिए, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका होमवर्क जो है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आप पूरा कंप्लीट कर लो लेवल 1, और एरिया अंडर द कर्व आप कर चुके हो, मैक्सिमम बच्चों ने तो मेरे को भेज ही दिया होमवर्क, जिन्होंने नहीं भेजा है वो भेज दो। डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लो, कल अपन उसके 70 to 80 डिस्कस करेंगे, परसों अपन 80 to 90 एंड सो ऑन। ठीक है, जितना जल्दी हो सके, 3 दिन में पूरा 108 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन। कोई कुछ डाउट पूछ रहा है तो सर मंडे से ऑफलाइन होगा ना, हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।